आज के इस वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर्स एक्ट का टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो के पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कंपनीज रूल का और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना था, और अगर आपने मिस कर दिया इस वीडियो को तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सबसे पहले बात, ये एक्ट आया क्यों था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको रेक्टिफाई किया जाए, और उन्हें पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो काफ़ी करप्ट है। तो उनके पावर्स को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये एक्ट लाया था 1784 में। उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहली बात, ये नाम का पिट क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो है विलियम पिट थे। तो ये एक्ट आखिरकार किया क्या? हाउ इट रिड्यूस द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर। सो इट डिस्टिंग्विश्ड कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया, और उसके बाद सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। ये जो डबल गवर्नमेंट था, जो पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो लुक आफ्टर करेंगे ओनली कॉमर्शियल फंक्शन के, और जो नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था दे विल टेक केयर ऑफ द पॉलिटिकल फंक्शन। तो इस तरह से फंक्शन को डिस्टिंग्विश करके इनके पावर को रिड्यूस किया गया और सिस्टम ऑफ डबल गवर्नेंस लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये एक्ट जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इम्पावर कर रहा था कि सुपरवाइज करना है डायरेक्ट ऑल दी ऑपरेशन सिविल एंड मिलिट्री के एंड रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो ये जो एक्ट था, द फर्स्ट टाइम जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इस एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है, ये आप प्रीलिम्स वगैरह में आ सकता है। बट स्टिल ये जो भी सिस्टम को डबल गवर्नेंस आया, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, स्टिल सीओडी के पास कुछ कुछ पावर थे जिसको कि चार्टर्स एक्ट में नेक्स्ट में इसको मॉडिफाई करके इसमें लाया गया कि इसमें किसके का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो फाइनली एक इसका समरी देख लेते हैं। ये जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट टाइम कंपनीज पोजीशन वाज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन, ओके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एंड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस और डिस्टिंग्विश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन में। तो इतना ही पॉइंट है इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं चार्टर एक्ट, जिसमें कि हम लोग 3 बार जो इस एक्ट को लाया गया था उसको हम लोग देखेंगे, 1813, 1833 और 1853। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, 1813। इसके की पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले इसको बैकग्राउंड डाल लेते हैं कि 1813 के टाइम नेपोलियन वॉर चल रहा था। उसमें काफ़ी जो भी वहाँ पे ट्रेडर्स वगैरह थे उनको काफ़ी मिजरीज हो रहा था। इसके कारण क्या हुआ, वो लोग ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म करो इंडिया में, ताकि वो लोग भी इंडिया में आके बिजनेस कर सके, गिवन दैट नेपोलियन वॉर के कारण जो यूरोप वगैरह में सारी जगह पे उनको लॉसेस हो रहे थे। तो ये बैकग्राउंड है। ठीक है, सबसे पहले अब इसके फीचर्स को जान लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के जो भी फीचर्स हैं, ये एक्ट जो है मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया इंडिया में। अब जो है ब्रिटिश से दूसरे भी ट्रेडर्स आके यहाँ पे बिजनेस कर सकते थे। अदर मर्चेंट्स वेर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया, बट उनको जो है एक स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम भी था। तो याद रखना, ये सब प्रीलिम्स में आ सकता है कि लाइसेंसिंग सिस्टम किस एक्ट में आया था। ठीक है, बट स्टिल मोनोपोली खत्म करने के बाद भी ट्रेड विद चाइना, ओपीएम का जो ट्रेड होता था, स्टिल वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी और कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट इसका की पॉइंट है, कंपनीज रूल को अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। वो ये इसका ये मतलब होता है 20 साल तक तो कंपनीज रूल चलेगी ही चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस एक्ट गेव मिशनरीज फ्रीडम टू इंटर इंडिया एंड इंगेज इन रिलीजन। जो क्रिश्चियन रिलीजन्स के थे वो लोग यहाँ पे आके अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड द कमर्शियल प्रॉफिट। इससे ये एक्ट जो क्या किया, कंपनी का जो भी कमर्शियल प्रॉफिट होता है उसको रेगुलेट करता था, उसको उसका जो ऑडिटिंग होगा था ये सारे वगैरह करना शुरू कर दिया गया था। Finally, there was a provision that companies should invest 1 lakh rupees every year on the education of Indians। ये भी एक प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1813 के एक्ट के तरफ एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट के लिए
ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट किया गया था। और फाइनली इसमें जो है लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेस इम्पोज करने के अलाउ की थी, और जो लोग टैक्स नहीं पे करेंगे उनको पनिश करने का भी परमिशन देता था। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चार्टर एक्ट 1813 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 के क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्ट का सीधा आता है। ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर वेयर वेस्टेड टू हिम। पहले अब जीजी ऑफ बंगाल टू जीजी ऑफ इंडिया, अब सारे मिलिट्री पावर उनके पास थे। कौन थे सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट was the first general governor of India, right? It deprived the governor of Bombay and Madras to make law. All law making powers now vested to GG of I, Governor General of India. ये एक्ट जो है इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज कम्प्लीटली। अब जो भी कमर्शियल एक्टिविटी उसे खत्म कर दिया था। ये एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। दिस वाज अपोज्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दिस लॉ मेड मेनी प्रीवियस एक्ट्स, जो भी इसके प्रीवियसली एक्ट्स बनाए गए थे उसको रेगुलेशंस कहा जाता था, बट विद द पैसेज ऑफ दिस एक्ट इट केम टू बी नोन एज एक्ट। ये एक तरह से कानून बन गया, ठीक है, एक्ट। फिर उसके बाद ये देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 के अंडर इंडियन लॉ कमीशन को पहली बार बनाया गया। तो और लॉर्ड मैकुले वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट कैन कम इन द प्रीलिम्स। The act provided for the presidency of Bengal to be divided into the presidencies of Agra and Fort William, करेक्ट। और उसके बाद फाइनली ये कभी इफेक्ट, ये कभी हुआ नहीं सेपरेशन, बट ये प्रोविजन में था। सो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि किस एक्ट के अंदर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल को डिवाइड करने के लिए कहा गया था। फाइनली ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश स्लेवरी इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजेशन इन 1833। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं चार्टर एक्ट 1833 के। इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप एक समराइज आप पूछोगे तो ये हो जाएगा, दिस एक्ट फोकस्ड ऑन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक नई हाइट्स तक रीच किया, एक अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किया गया, फर्स्ट टाइम इट वाज टेकन के, राइट। एंड फाइनली इट एक्नॉलेज द नीड टू इन्वॉल्व इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सिविल सर्विसेज का अनाउंस किया गया था फॉर इंडियंस ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। ये बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत ही मेजर चेंजेस लाए थे। तो वन बाय वन इसके की पॉइंट्स देखते हैं, प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। ये एक्ट जो है एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन उसको कहते थे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 6 न्यू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका 4 यहाँ पे है, बॉम्बे, आगरा, मद्रास, बंगाल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुड क्रिएट a new presidency or province. The act provided for the appointment of a separate governor of Bengal presidency, correct। ये भी important point हो जाता है। GGI alone could not do all the work, so the legislative and executive function of the governor जनरल्स काउंसिल वेयर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रीड आउट कर लो, ये इसके एक्सप्लेन करने में आप इसको लिख सकते हो। इसके की पॉइंट्स ये हो जाते हैं कि जो इंडियन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, ये थे फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज अलाउड इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक की पॉइंट हो जाता है। तो जो आप ये देख सकते हो, लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे इंडियन को इंक्लूड किया गया, ये कि इसको सबऑर्डिनेट की तरह काम करके एक स्पेशल फंक्शन कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए। नाउ इट नीडेड, अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया तो एक अच्छे सिविल सर्वेंट की जरूरत थी। तो दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और मैकुले कमेटी का जो स्थापना हुआ था, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854। इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डेट।
नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसका की फीचर हो गया, दिस एक्ट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल, ये कंपनी रूल को एक्सटेंड तो किया बट अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन द ट्रस्ट ऑफ फॉर ब्रिटिश क्राउन। बट इसने कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया कि ये कब तक ये रूल चलेगा। दिस वाज ए क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम द पार्लियामेंट लाइक। तो इसके ये की प्रोविजंस हैं, इसको आप एक वीडियो पॉज करके आप नोट बना सकते हो या फिर इसको एक बार रीड आउट कर लो। और फाइनली इसका अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इन ए समरी वे, ये जो एक्ट था इट एक्सटेंडेड द अथॉरिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, नो टाइम वाज प्रोवाइडेड फॉर इट्स रूल, क्योंकि इसका कभी भी टर्मिनेट किया जाता है, टाइम नहीं बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैकुले कमेटी की स्थापना हुई थी ऑन द सिविल सर्विसेज एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड रूल मेकिंग बॉडी। तो इसके ये की प्रोविजंस है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।